Good morning. Now we will see our next topic, that is control statement in a Java. Jumping statement in a Java. This is very similar to your C and C++ example. Only thing is that we have changed the syntax to Java. 100% सिमिलर है C और C++ के हिसाब से. सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या आपको अगर कुछ ज़्यादा ही डाउट है तो आप नेट पे देख सकते हो, या फिर पुराना आपका सी का बुक निकालो जिसमें आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, C++ का बुक निकालो, या फिर C++ मतलब OOP वाला सब्जेक्ट, या फिर डेटा स्ट्रक्चर में भी आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा. फिर भी हम लोग ऊपर ऊपर एक बार ये देख लेते हैं कि जंपिंग स्टेटमेंट क्या रहती है. जंपिंग स्टेटमेंट के 3 टाइप होते हैं. एक है ब्रेक, एक है कंटिन्यू और एक है रिटर्न, जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज़ नहीं करते. ब्रेक नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट कंटिन्यू एंड रिटर्न कभी आपको रखता नहीं. ना तो एग्ज़ाम में पूछते हैं, ना तो ई स्कीम में पूछा गया था, ना तो जी स्कीम में और आई स्कीम में भी कभी पूछा नहीं गया है. एक आध दो बार हार्डली पूछा रहेगा. तो जंपिंग स्टेटमेंट क्या है? समटाइम्स वो यूज जंपिंग स्टेटमेंट इन अ जावा. यूजिंग जंपिंग स्टेटमेंट लाइक ब्रेक एंड कंटिन्यू, इट इज़ ईजियर टू जंप. जंप मतलब क्या? कूदना. तो जंप आउट ऑफ लूप. जंप करते मतलब क्या? कहीं से तो कहीं पे कूद जाते हैं. वैसे ही लूप एक घूम रहा है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन, वो छोड़ के कहीं पे तो जाना है, जंप करना है. कोई तो फ्लो से होके अलग से कुछ करना है, तो क्या होता है? जंप स्टेटमेंट यूज़ होती है. अभी जावा में 3 टाइप के जंप स्टेटमेंट है. कौन से? ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न. ठीक है. बुक में बहुत कम दिया है, इसलिए आपको मैंने फ़ोटो भेजा था, वो देखो. ठीक है. जब ब्रेक में क्या होता है कि ब्रेक में नॉर्मल एग्जीक्यूशन आपका चालू है, तो मान लो कि 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है या फिर कर रहे हैं, लेकिन मुझे 10 तक प्रिंट नहीं करनी है. जैसे भी 5 वैल्यू है वैसे मुझे ब्रेक करना है. मतलब नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन है वो छोड़ के बीच में ही कहीं पे ब्रेक करना है. तो वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, जो करंटली आपका लूप है वो छोड़ के मैं बाहर जा रहा हूँ. तो इसीलिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होती है? ब्रेक. ये देखो, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या है? ब्रेक का एग्जाम्पल है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है फॉर इंट आई इक्वल टू 1, कॉमा आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? ये प्रिंट करेगा कब से? 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा. कैसे प्रिंट करेगा? 1, 1 के बाद इंक्रीमेंट 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 एंड अप टू 10. ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन है. बट हम लोग ने डेफिनेशन क्या बोली है ब्रेक की? कि नॉर्मल जो आपका लूप है वो छोड़ के कहीं पे तो एग्जीक्यूशन जाना है, आउट ऑफ अ लूप जाना है. तो वो कैसे होगा? अगर कंडीशन आ गई आई इक्वल टू 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन में प्रिंट होगा. बट जैसे भी हम लोग ने ब्रेक कहाँ पे लगा रहे हैं? इफ़ आई इक्वल टू 5, अगर आई की वैल्यू 5 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? 1 प्रिंट हुआ चलेगा, 2 प्रिंट हुआ चलेगा, 3 प्रिंट हुआ चलेगा, 4 प्रिंट हुआ वो भी चलेगा. बट 5 करेगा क्या प्रिंट? नहीं, क्योंकि 5 अगर आता है तो ब्रेक द लूप, मतलब उसके आगे नहीं जाना है, वो टर्मिनेट हो जाएगा और कहाँ पे चले जाएगा? आउट ऑफ अ लूप चला जाएगा. तो यही क्या है आपका ब्रेक स्टेटमेंट. इसकी थ्योरी देखो, पढ़ लो शॉर्ट में. जंप करना है आउट ऑफ अ लूप. द ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर अनकंडीशनली कहाँ पे? टू द एंड आउट और द लूप ऑफ अ लूप स्टेटमेंट. द ब्रेक स्टेटमेंट कंटेन्स 2 फॉर्म, दैट इज लेबल्ड एंड अनलेबल्ड. बुक में इतना ही है, जो मैंने आपको फ़ोटो भेजा है वो हिसाब से आपको लिखना है और वो समझ के लेना है. इसके बाद आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंटिन्यू मतलब क्या है? जारी रखो. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज क्यों होती है? टू स्कीप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूपिंग स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट. तो यहाँ पे क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्कीप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूपिंग स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप स्टेटमेंट. मतलब कोई तो एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ तो कंडीशनल चेंज हुई, वो छोड़ के भी मुझे कंटिन्यू करना है आगे, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? कंटिन्यू. बुक का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, नहीं तो जो मैंने भेजा है वो भी आप देखो. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्यों यूज होती है? लूपिंग स्टेटमेंट ओनली. कंटिन्यू का सिंटेक्स क्या है?
देखो ये लोग का प्रोग्राम भी देखेंगे और हमारा प्रोग्राम भी देखेंगे। ये प्रोग्राम क्या प्रिंट करने बोल रहा है, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 1 तक चलेगा ये, एंड आई प्लस प्लस कब तक चलेगा ये, आगे आगे चलते जाएगा। लेकिन इफ कंडीशन में क्या दिए, आई मॉड्यूलस 2 ऑपरेटर इक्वल टू जीरो, अगर मतलब रिमाइंडर जीरो है तो कंटिन्यू करो, बराबर है। एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन और आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू 1, अगर 2 है तो उसको स्किप करके आगे जाओ, 2 मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू जीरो वो नहीं लेना है, 3, फिर लेंगे 5, फिर लेंगे 7, फिर लेंगे 9। तो ये हो गया आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये देखो एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा क्या है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया, क्लास का नाम है आपका कंटिन्यू एग्जाम्पल। फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप कब तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी इफ़ आई इक्वल टू 5, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 तक जाएगा ही, 5 भी चेक करेगा, अगर 5 है तो क्या करो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो मतलब पूरे के पूरे लूप को, भले उसमें कुछ एरर आए या फिर नहीं आए या फिर एग्जीक्यूट नहीं होने वाला हो, फिर वो क्या करेगा, आगे कंटिन्यूएशन होगा, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 to 10, क्योंकि लूप कब तक चल रहा है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है आपका, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, इट इज़ द स्पेशल ब्रांचिंग स्टेटमेंट दैट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द कॉलर ऑफ द मेथड। जो कॉलर ऑफ अ मेथड रहेगी उसके पास वो कंट्रोल लेके जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलर। इट हैज़ टू फॉर्म, दो फॉर्म है इसके, दो अपीयरेंस या फिर दो टाइप बोल सकते हो आप। वन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू एंड दूसरा क्या है, इट कैनॉट रिटर्न अ वैल्यू। मतलब रिटर्न कहाँ पे करेगा, जो मेथड कॉलिंग कर रही है उसके पास लेके जाएगा। उसके दो टाइप है, एक में क्या करेगा तो रिटर्न अ वैल्यू, और दूसरे में क्या करेगा, डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। उसका भी एक प्रोग्राम दिया है, क्या दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपका नॉर्मल मेन में आएगा बुलियन टी। बुलियन आपको मालूम है अभी कि जिसकी वैल्यू आती है 1 या 0 या फिर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रू, बुलियन टी इक्वल टू ट्रू। तो क्या दिया है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन बिफोर द रिटर्न इफ टी, मतलब इफ टी तो रिटर्न, रिटर्न करो मतलब क्या है, कौन सी मेथड कॉल कर रहे हैं वहाँ पे जाओ। तो कौन सी मेथड कॉल कर रहे हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन वाली, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बिफोर द रन। नहीं तो क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन इट वोंट एग्जीक्यूट। मतलब यहाँ पे अगर ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, इफ टी तो रिटर्न करूँगा। रिटर्न मतलब कॉलिंग मेथड कौन से है उसके पास जाएगा, वो मेथड क्या बोल रही है, क्या प्रिंट करना है, बिफोर द रिटर्न प्रिंट करना है। अगर वो नहीं रहता तो कहाँ पे आती, दिस वोंट एग्जीक्यूट के पे आती। लेकिन इसका आउटपुट क्या आ रहा है, देखो ऊपर आउटपुट क्या आ रहा है, बिफोर द रिटर्न। इसका भी एग्जाम्पल है नेट के ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये समझ के लो, बुक से ज़रा अच्छा ये समझेगा। क्या है, पब्लिक क्लास, एक क्लास बनाया है, उसमें एक मेथड बनाई है ऐड नाम की, जिसका रिटर्न टाइप है इंट, और ऐसे स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है क्या, तो आर्ग्यूमेंट नहीं है। पहला वेरिएबल लिया इंट एक्स इक्वल टू 30, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इंट वाई इक्वल टू 70, और जेड में क्या लिख रहे हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई, यानी सब की सब चीज़ें डिफाइन है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, रिटर्न जेड, मतलब रिटर्न जेड कर रहा हूँ। तो रिटर्न के हिसाब से क्या करेगा, इट विल गो टू द कॉलिंग मेथड, तो कॉलिंग मेथड के पास जाएगा। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक्चुअल मेन फंक्शन रन होगा, रन टाइप टेस्ट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट, मतलब जो ऊपर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा, उसको मेमोरी एलोकेट होगी और जितने भी सारे फीचर है वो सब के सब आ जाएंगे। मोर रेफरेंस के लिए C++ का बुक रेफ़र करो, ऑलरेडी आपका हो चुका है अच्छे से, वो भी हार्दिक सर ने पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाया कौन सा, टेस्ट नाम का। अभी मैं इंट ऐड, ऐड नाम का यहाँ पे नया वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। अभी इंट में वैल्यू कहाँ से आएगी, तो टेस्ट डॉट ऐड, मतलब ऑब्जेक्ट बना है ऊपर वाले क्लास का, उसके ऐड मेथड कॉल कर रहा हूँ। तो ऐड मेथड कॉल होगी तो उसका आउटपुट क्या आएगा, उसमें क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू 30 हो रही है, वाई की वैल्यू 40 हो रही है, 70 हो रही है, और जेड की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डेट इज़ 100 होनी चाहिए। अभी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में क्या लिखा,
के सम ऑफ एक्स एंड वाई इज और प्लस ऐड, लेकिन ऐड में कौन सी वैल्यू आ गई, तो टेस्ट डॉट ऐड की, वो कहाँ पे लेके जाएगा, जो कॉलिंग मेथड है उसके पास लेके जाएगा। तो कॉलिंग मेथड में जेड की वैल्यू क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बट एक्स प्लस वाई क्या है 30 प्लस 70 100, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका 100 आएगा। तो ये है आपके तीन स्टेटमेंट। कौन से जंपिंग स्टेटमेंट, तो ब्रेक, जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो छोड़ के बीच में ही ब्रेक करना है, तो कंटिन्यू, नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करने के लिए, और रिटर्न, रिटर्न मतलब जो ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल किसे, कॉलर ऑफ द मेथड के पास, ये वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक में है, इसलिए देख के रखो, कभी नॉर्मल प्रैक्टिकल प्रोग्राम में काम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में भी लास्ट का कभी पूछा है, समर 14 में पूछा है, मतलब अब से 8 साल पहले पूछा है। ठीक है, अभी हम लोग शॉर्ट में आगे के प्रोग्राम देख लेंगे, जिससे आपके पहले चैप्टर का और बेसिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये प्रोग्राम कौन सा है, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, 80% नॉलेज आपका और 20% बुक का, यही जावा प्रोग्रामिंग है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम ऑलरेडी आप देख चुके हो सी और C++ में, यहाँ पे क्या है, खाली जावा का सिंटैक्स अप्लाई किया है। और फैक्टोरियल क्या रहता है, आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप अभी सेकंड ईयर में हो। फैक्टोरियल क्या रहता है, जो कोई भी नंबर दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई करो, जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 का क्या है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4, 4 इंटू 3। 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1। इन शॉर्ट ये हम लोग रिकर्शन में पढ़ चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक रिफर करो और वहाँ से आप प्रोग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर क्या किया है मैंने, एक सबसे पहले तो फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर नंबर पास किया है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंट एफ इक्वल टू 1, फिर लूप चलाया। कब तक लूप चलेगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेके नंबर तक, या फिर नंबर के लेस देन और नंबर तक चलेगा, वो भी कैसे, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में, यानी आई प्लस प्लस। फिर फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। एफ की वैल्यू पहले 1 है और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 इंटू 1 देन, मतलब एक पीछे का लॉजिक बोलता है 1 इंटू 1 देन 2, तो 2 इंटू 1 देन आएगा 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा करके कब तक चलेगा, जब तक आपका नंबर है तब तक ये चलेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। पहले ही देखा हम लोग, रिटर्न क्या करता है, जो मेथड रहती है उसे कॉल करता है। तो इसकी कॉलिंग मेथड कौन सी है, ऊपर वाली, दैट इज़ फैक्ट। फैक्ट वाले में हम लोग कॉल क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न एप कर रहे हैं। अभी पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, यानी आपका प्रोग्राम आ गया मेन, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं, लेकिन मेथड कैसी है, पैरामीटराइज है विद द डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है, इंट, इसीलिए हम लोग ने फैक्ट 5 पास किया। तो ये कैलकुलेट क्या करके देगा, 5 का फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 0। करना है क्या, नहीं करना है। तो 5 इंटू 4 कितना, 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू टी कितना, 120 एंड 120 इंटू 1 120। ये हुआ आपका फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के लिए। वैसे ही दूसरा प्रोग्राम आपको रहेगा, देख लो यहाँ पे, स्वैपिंग ऑफ अ नंबर, स्वैपिंग ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू टेम्प, टेम्प इक्वल टू ए, ऐसा करके कुछ तो लॉजिक था। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यही लॉजिक अप्लाई करो यहाँ पे। देखो, इंट ए इक्वल टू 40, स्वैपिंग ऑफ अ नंबर, बी इक्वल टू 5, स्वैपिंग करते हैं मतलब क्या है, अदला बदली। तो आगे चल के ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5, और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 40। बट इसके लिए हमें क्या लगता है, तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत होती है, या फिर हम लोग दूसरा अलग तरीके से कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग। तो यहाँ पे डिवीजन से किया है। अगर नॉर्मल करते तो आप क्या लिखते हैं मालूम, ए इक्वल टू 40, बी इक्वल टू ए, तो बी में ए की वैल्यू आती 40। फिर लिखते कि ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी मतलब क्या था, ए इक्वल टू बी क्या हो जाता, 5 हो जाता। और फिर बी इक्वल टू जो टेम्पररी वेरिएबल लिया रहेगा सी, वो मतलब 40 वैल्यू टेम्पररी में थी और टेम्पररी से बी में आ गई, मतलब विद द हेल्प ऑफ वन मोर वेरिएबल यू हैव इंटरचेंज द नंबर। वो हो गया स्वैपिंग का एक लॉजिक। यहाँ पे दूसरा क्या लॉजिक लगाया है कि ये लॉजिक रट्टा ही मार के रखो, ए इक्वल टू ए इंटू बी, देन बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, और उसके बाद क्या है, ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी।
ये करके आपको क्या हो जाएगा, नंबर स्वैप हो जाएगा। मतलब सबसे पहले देखो a इज इक्वल टू a इंटू बी, दैट इज 200। फिर b में क्या आएगा, a बाई बी, तो 200 बाई बी कितना हुआ 5, तो कितना आ गया 40 आ गया। मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 40 हो गई। फिर a की वैल्यू क्या है 40 है, तो 40 इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो गई है तो 200 बाई बी की वैल्यू ऊपर कितनी होगी 5, तो 40, सॉरी बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे 40 हुई थी, तो 40 मतलब क्या हो गया 200 बाई 40, तो कितना हुआ 5 हुआ। मतलब बी की वैल्यू हुई अभी 40 और ए की वैल्यू हुई अभी 5। तो ये हो गया आपका स्वैपिंग ऑफ अ नंबर। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि नंबर टू फाइंड आउट द नंबर इज़ अ ऑड और इवन। तो ऑड और इवन के लिए भी लॉजिक क्या है, अगर नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 देन इट इज़ द इवन नंबर, एंड इफ इट इज़ नॉट देन इट इज़ द ऑड नंबर। इसके लिए नंबर पहले मुझे एंटर करना है। एक क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद मैंने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल लिया। फिर मैं यूज़र से ही पूछ रहा हूँ कि एंटर करो, जो एंटर करेगा वो वैल्यू कहाँ पे होगी, सिस्टम डॉट इन इनपुट स्टेटमेंट के लिए है, वो स्कैनर मतलब रीड करके कहाँ पे स्टोर करेगा, आई एन में करेगा। और आई एन की वैल्यू कैसे मैं निकाल के लूँगा, तो आई एन डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा थ्रू द कीबोर्ड वो वैल्यू आएगी सिस्टम डॉट इन के थ्रू स्कैनर के में, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया आई एन, मतलब वो वैल्यू आई एन के अंदर स्टोर हो जाएगी। और आई एन में जो वैल्यू रहेगी वो असाइन किसे हो जाएगी, एक्स में। फिर अपना सिंपल लॉजिक है कि एक्स इज डिविजिबल बाई 2, कैसे चेक करना है, एक्स मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, मतलब पूरे का पूरा डिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपने नंबर एंटर किया वो इवन नंबर है। नहीं तो अगर वो नंबर इवन नहीं है तो क्या है, वो नंबर हो सकता है आपका ऑड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक बार, 1 मिनट में देख लो, मैं आगे का बाद में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी देखो आगे का प्रोग्राम कौन सा है, कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू द सेल्सियस। ये सब आपका मैथमेटिक्स का लॉजिक है, आपको इसमें कुछ डाउट आना ही नहीं चाहिए। सी प्रोग्रामिंग आपका हुआ है, उसमें सब कुछ किया हुआ है, सी प्लस प्लस में भी किया हुआ है। खाली यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, ऊपर इम्पोर्ट ऐड कर रहे हैं, क्लास का नाम अलग से लिख रहे हैं, और वहाँ पे वॉइड मैन होता था, यहाँ पे क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन हो रहा है। अच्छे से पुराने बुक निकालो, नेट पे सी और सी प्लस प्लस ढूंढो, आपके लिए बहुत फ़ायदे का रहेगा। जावा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी चीज़ है और आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है, अभी फ़ारेनहाइट करना है, तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, क्लास बनाया, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, टेम्परेचर का एक वेरिएबल लिया, फिर सिस्टम डॉट इन से वैल्यू एंटर की, वो स्टोर कहाँ पे की, इन में की, और वो वैल्यू कहाँ पे होगी, टेम्परेचर में एंटर होगी। फिर यहाँ पे खुद का या फिर अलग से पढ़ने का कुछ ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में डिफरेंस क्या है। तो टेम्परेचर इक्वल टू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर -32 इंटू 5/9, तो जो वैल्यू मिलेगी वो टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी, बराबर है। वैल्यू एंटर कहाँ कैसे किस में कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर एंटर कर रहे हैं उसको रीड करके स्कैन करके मैं स्टोर कर रहा हूँ, और उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, टेम्परेचर में होगी। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में क्या आएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू एंड प्लस, तो ये प्लस सिंबल क्या है, कॉन्केंटिनेट है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है वो स्ट्रिंग है, वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू के लास्ट के लाइन से आया, और जो टेम्परेचर यूज़र एंटर करेगा वो कहाँ पे जाएगा, सिस्टम डॉट इन से स्कैनर में जाएगा, स्कैनर से जाएगा उसके ऑब्जेक्ट में, उसके ऑब्जेक्ट में से वैल्यू रिट्राइव करके वो टेम्परेचर में सेव होगी, और टेम्परेचर -32 मल्टीप्लाई बाय 59 से कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी और एक प्रोग्राम है एरिया ऑफ अ सर्कल। रेक्टेंगल का आप खुद देख सकते हो, एरिया ऑफ अ सर्कल कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको खुद को ही सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप अलग से खुद की भी प्रैक्टिस करो और लिख के मुझे भेजना है आपको प्रोग्राम, बुक के छोड़ के। अभी देखो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, आपको मालूम रहना चाहिए कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक क्लास बनाया,
क्लास बनाने के बाद हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे फ्लोट जो लगने वाला है वो एरिया और आर। फिर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या लगने वाली है, हम लोग को रेडियस लगने वाली है। रेडियस की वैल्यू एंटर की, वो सिस्टम डॉट इन से वैल्यू आ गई और वो सेव कहाँ पे हुई, इनपुट में। इनपुट क्या है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। फिर इनपुट में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट की, कैसे, नेक्स्ट डॉट फ्लोट, और वो वहाँ स्टोर कहाँ पे की, आर में की। फिर आ गया अपना फॉर्मूला, एरिया क्या है 3.14 दैट इज पाई, आर स्क्वायर दैट इज आर इंटू आर। तो जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो कहाँ पे आएगी, सबसे पहले सिस्टम डॉट इन से आएगी, इनपुट में स्टोर होगी। इनपुट के ऑब्जेक्ट में से भी मैं नेक्स्ट फ्लोट करके रीड करूँगा, वो स्टोर होगी आर में, और वो आर के साथ मैं 3.14 इंटू आर करके मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, इतने सारे प्रोग्राम है आपको इम्पोर्टेंट, और 2-4 प्रोग्राम है वो हम लोग बाद में देखेंगे। बुक में से प्रोग्राम देखो, प्रैक्टिस करो, बुक खरीदो। 1 हफ्ता हो गया अभी बोल बोल के, अभी आप आपका देख लो। मैं ज़्यादा फ़ोटो नहीं भेज सकता और ना ही तो भेजूँगा। आपको लॉकडाउन के पहले से बोला है कि बुक खरीद लो, आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि बुक होना ही चाहिए आपके पास, नहीं तो किसी फ्रेंड का ले लो सेकंड हैंड, नहीं तो नेट पे सब कुछ मिलता है। ठीक है, अपने पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि ओनली 10 वीक्स आर देयर, और कम से कम 5 चैप्टर है बड़े बड़े 60-60 पेज के, ये सब हम लोग को पढ़ना है अलॉन्ग विथ DCC। ठीक है, तो अच्छे से देखो, प्रोग्राम देखो, उसके ऊपर खुद का भी गूगल सर्च करो, और आपको यही टाइप के अलग अलग प्रोग्राम मुझे लिख के भेजने हैं। वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे छुट्टी है, तो गुरुवार शाम तक आपको मुझे भेजने हैं। थैंक यू।